नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और हमारे साथ हैं दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मोहन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये यात्रा आपकी ऐसे समय में हो रही है जब आप एक कैबिनेट का बड़ा कई एक डिसीजन करके आए हैं। उसमें छात्राओं को, मेधावी छात्रों को आपने लाखों साइकिल बांटने की बात भी कही है। आपने उसमें ये भी कहा कि इस बार दशहरे पर शस्त्र पूजन करेंगे सभी मंत्री अपने अपने ज़िले में जो शस्त्रागार होगा वहाँ पर। लेकिन इन दो खबरों के बीच जो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी वो इसी बात ने बटोरी कि सरकार कह रही है कि अब सरकार के मंत्री जो है शस्त्रागार में जाके शस्त्र पूजन करेंगे, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप जो सरकार है उसका हिंदूकरण कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरीद देखी तिन कैसी। जिनकी जैसी भावना वो वैसा करे। आप बताइए, 300 वर्ष पहले अहिल्या महारानी का जन्म होता है। होलकर साम्राज्य के अपने उस राज्य को चलाने वाली एक अद्वितीय शासिका के रूप में अहिल्याबाई पूरे देश में एक बहुत अलग सम्मान के साथ उनको स्मरण करते हैं। उन्होंने 250 साल पहले स्त्री सेना, महिलाओं की सेना बना करके शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आत्मविश्वास जगाए बहनों के लिए। वो दौर वो था जब महिलाओं का सैनिक बनना ही कठिन था। ऐसे में सेना बनाना, शस्त्रों के साथ देश की आत्मरक्षा के लिए लोग खड़े करना, जब मुगलों की सत्ता थी, ऐसे में उन्होंने शासन के सूत्र बहनों के हाथ में बांटे। तो हमारा नवदुर्गा के बाद शस्त्र पूजन का इससे अच्छा मौका कब रहेगा जब उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं। तो हमने तय किया कि हम दशहरा मनाएंगे। और संयोग इतना अच्छा है कि दुर्गावती जी का भी 500वां जन्म चल रहा है, जिसने 3 बार मुगलों को हराया, 50 लड़ाइयाँ लड़ी, एक लड़ाई नहीं हारी। 51वीं लड़ाई अगर उनके कारण तोप का नया प्रयोग हुआ था, कोई कारण से तोप भारत में नहीं थी और मुगल सत्ता तोप लेकर के अपने आक्रमण कर रही थी, तो अपना आत्म बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो हमारी ये गौरवशाली परंपरा मध्य प्रदेश की, रानी दुर्गावती वहाँ की शासिका रही, गोंड रानी, रानी अहिल्याबाई का वो समय है, रानी झांसी का उल्लेख तो हमको है ही है। तो हमने कहा कि इस वर्ष का दशहरा इन बहनों के नाम से मनाया जाएगा, शस्त्रों की पूजन करेंगे। और चूंकि ये परंपरा पहले से ही है कि पुलिस लाइन में आमतौर पर एसपी कलेक्टर पूजा कर लेते हैं, तो हमने कहा एसपी कलेक्टर शासन के अंग है, हम प्रशासन के अंग है, हम शासन को ही इसमें जोड़ते हैं ना। मैं स्वयं अहिल्याबाई के राजधानी तत्कालीन समय की महेश्वर में मैं स्वयं पूजा करूँगा और आज दशहरा मनाएंगे आनंद के साथ। महारानी अहिल्याबाई को याद करेंगे, उस गौरवशाली परंपरा को याद करेंगे। और हमारे यहाँ तो विधान है शस्त्र पूजा का, इसमें गलत क्या है। आज भी समर्थ सेना रहेगी, समर्थ देश रहेगा, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के विकास के काम करते करते आत्मरक्षा की दिशा में भी काम करना चाहिए। और आत्मरक्षा की दिशा में ही इसलिए हमने कहा कि हमारी 1 नंबर की बटालियन का नाम भी रानी अहिल्याबाई के नाम पे किया है। ये हमारा अपना। और ये अभी 5 तारीख को हम कैबिनेट करने वाले रानी दुर्गावती के नाम पर, उनकी पहली राजधानी संग्रामपुर दमोह में। तो ये उस सिलसिले में है जिसमें मैंने आपसे कहा कि दशहरा हो तो हमारे दशहरे को हम आनंद से नहीं मना सकते क्या? दशहरे में शस्त्र की पूजा नहीं होगी तो किसकी पूजा होगी? शस्त्रों की पूजा होना चाहिए, वो दशहरा मनना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है फिर सरकार मुहर्रम भी मनाए, फिर सरकार ईद भी मनाए, फिर सरकार और भी दूसरे जो पर्व हैं सब मनाए। कौन विपक्ष में कौन कह रहा है? कहने वाले कौन है? कांग्रेस है। हमारी ऐसी कोई परंपरा गौरवशाली होगी तो हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन आपने तो नहीं मनाया दशहरा, आपको दशहरे से क्यों घृणा है? शस्त्र पूजन से, अहिल्याबाई से, दुर्गावती से कांग्रेस को क्यों घृणा है? स्पष्ट करे वो। क्या 500वीं जयंती नहीं चल रही है? क्या अहिल्याबाई की 300वीं जयंती नहीं चल रही है? क्या अतीत में स्त्री शक्ति सेना खड़ी नहीं करी अहिल्याबाई ने? इससे कांग्रेस को हमारी गौरवशाली परंपराओं से हमेशा घृणा रहती है, कांग्रेस का पक्ष है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आइए कांग्रेस बीजेपी क्या करना है इसमें, तो हम गौरवशाली परंपरा मिलजुल के मनाएं। दशहरा होता ही इसीलिए शस्त्र पूजन के अवसर पर हम सब आनंद के साथ एक दूसरे को बधाई दें। जो त्यौहार हो सकते हैं, जो हो सकते हैं, जो आगे देखेंगे, विचार करेंगे जो जो हो सकता है। लेकिन इतिहास और संस्कृति की बात से इतर बात करें तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि शस्त्र पूजन के बजाय शास्त्र पूजन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए सरकार का। आप तो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो हमने गुरु पूर्णिमा मनाई थी, धूमधाम से मनाई थी, शास्त्र पूजा के लिए मनाई थी। हमने कुलपतियों के नाम बदले, कुलगुरु कहे जाएंगे। कांग्रेस आती ना स्वागत करने, क्यों नहीं है गुरु पूर्णिमा उत्सव में? अभी 2 महीने पहले तो मनाया था धूमधाम से, नई शिक्षा नीति लागू करी।
55 PM एक्सीलेंस कॉलेज लागू किए। मध्य प्रदेश ने शिक्षा में कई सारे नए प्रयोग किए और हम सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी GER पूरे देश के GER से आगे निकली, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। कांग्रेस तारीफ करे ना इसकी। कांग्रेस PM एक्सीलेंस कॉलेज जो खोले गए उनकी तारीफ करे। पहली बार हमने बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसों का प्रयोग किया, उनकी सभी प्रकार के संकाय खोलने की बात कही। एग्रीकल्चर को हमने यूनिवर्सिटियों, सामान्य यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया, एग्रीकल्चर कृषि संकाय को सबके साथ जोड़ा है। कितने प्रयोग किए हमने। हमारे अपने वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की संख्या बड़ी बढ़ाई है। तो ये जो हमारे 300 छात्र जाते थे, आज की स्थिति में सारे मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएँ तो 1500 से ज़्यादा छात्रों की बेच एक साल के लिए रहने वाली है। तो आज हमने 10 गुना अगर संख्या बढ़ाई है तो ये तारीफ करे कांग्रेस, ये देखे कांग्रेस। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझ के जो हिंदू पर्व हैं, अगर वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो उनको रोकने के लिए ज़्यादा जोर लगाती है? अगर मेरे जानकारी में तो यही है जो आप बता रहे हैं। हमारी अगर हमने जन्माष्टमी मनाई है, अगर हमने कहा कि हमारे किसानों की दूध की आमदनी बढ़ना चाहिए, दूध पे बोनस देने वाले हैं, तो माखन से भगवान कृष्ण का प्रसंग जुड़ता ही है। हमने कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोला तो कांग्रेस को क्यों कष्ट होना चाहिए? ये कांग्रेस का तरीका हो सकता है। हमने तो कहा मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ शिक्षा ग्रहण की, जहाँ जहाँ उनके पद पड़े हैं, हम सद्गुरु को तीर्थ बनाएंगे। तो अगर ऐसा अतीत का गौरवशाली पक्ष मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और वो बहुसंख्यक भावनाओं के साथ अगर जुड़ के होता है तो हम तो सब वर्गों का ध्यान रखने वाले हैं। हमको कोई गुरेज नहीं किसी बात से। अच्छा, जब से वक्फ बोर्ड का बिल आया है, केंद्र सरकार लेके आई लोकसभा में, उसके बाद JPC की कमेटी बैठी हुई है इस पर, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसको और ज़्यादा उसकी जांच कर रही है। अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अवैध जगहों पर, सरकारी जगहों पर अवैध मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं। क्या इस तरह की शिकायतें मध्य प्रदेश में भी मिल रही हैं? ऐसे मेरी जानकारी में आती है तो हम कार्रवाई करते हैं। अभी इस तरह से हमने नहीं देखा है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे कितने लेकिन मामले विकास के मामले में मैं उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे उज्जैन एक मार्ग चौड़ीकरण को लेकर के हिंदू, मुस्लिम, जैन सब लोगों ने अपने अपने धर्मस्थल हटाए, सामूहिक रूप से हटाए। ये आनंद की बात है। मस्जिद भी हटी, मंदिर भी हटे, मज़ार भी हटी, जैन मंदिर भी हटे। विकास के मामले में हम सबको लेके चलना चाहते हैं, वो हमें कोई इसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन अलग अलग जगह जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनको लेके अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो अवैध हैं, जिसको वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि उनकी हैं और उनके पास कागजात तक नहीं है। क्या इस तरह की कुछ संपत्ति आइडेंटिफाई हुई है मध्य प्रदेश देखिए, में? प्रॉपर्टियों में अगर लीगल दस्तावेज में कमी होगी तो सरकार तो लीगल दस्तावेज को मानेगी। अगर वो आपकी है तो आपकी है, नहीं है तो नहीं। हमारा तो क्लियर एजेंडा है। सरकार कानून सम्मत व्यवस्था को पालन करेगी, संविधान के साथ चलेगी। जी, एक किसानों से जुड़ा मसला है। आपने कहा था कि सोयाबीन पे MSP देंगे, लेकिन कई जगह किसान अभी भी मांग कर रहे हैं कि 6000 रुपये से ज़्यादा पे खरीदी की जाए सोयाबीन। देखिए कितना अच्छा मौका यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितने सारे बदलाव कर दिए। आप अंदाज लगा लो कि जिस 4892 की MSP की बात कही है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी ने जैसे निर्णय किए हैं, आज ये स्थिति बनी कि सोयाबीन का दाम लगभग जैसे ही सामान्य समय आएगा उसके आसपास ही बिकने लग गया सोयाबीन। तेल के आयात को लेकर रोक लगाना, तेल के बाकी MSP को बढ़ाना, ऐसे कई कृषि सुधार के प्रयोग हुए जिसके कारण से तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के हिसाब से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश भारत में भी आज जो कृषि उत्पादक किसान है, खासकर सोयाबीन उत्पादक है, उनको इससे बढ़ के रेट मिलने वाले हैं। फिर भी हमने कैबिनेट से निर्णय कर लिया कि हम खरीद लेंगे MSP में। हमने अपने काउंटर चालू कर दिए, पंजीयन चालू कर दिए। 25 तारीख से किसान अपना पंजीयन कराए, हम खरीदेंगे। किसानों के साथ है, लेकिन केवल जिन्स नहीं, हम तो उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कल ही जल मंत्रालय के माननीय मंत्री पाटिल जी के साथ मुलाकात की, राजस्थान के साथ हमने MOU किया। कांग्रेस ने हमेशा पार्वती, कालीसिंध, चंबल में अड़ंगे लगाए। लगभग 13 जिले मध्य प्रदेश के प्यासे थे। पूरा ग्वालियर का अंचल, पूरा गुना का अंचल और मालवा का पूरा क्षेत्र, वैसे राजस्थान के अंदर भी
सालों से 40 साल पहले एमओयू हो सकता था, कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन कांग्रेस हमेशा उलझाती रही। ये पूरा पश्चिम मध्य प्रदेश इससे हरा भरा होगा। केन बेतवा, पूरा बुंदेलखंड, माननीय प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ देने वाले हैं उसके लिए। तो ये जो नदी जोड़ो अभियान का कांग्रेस ने क्यों पालन नहीं करा? माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्पना की थी, लेकिन 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने नदी जोड़ो की तरफ देखा भी नहीं। ये वाटर रिचार्ज करने की कल किसी योजना पर भी बात हुई है आपकी सीआर पाटिल साहब से, किस तरह से वो बहुत काम अच्छी करेगी? योजना है। जो बारिश का पानी होता है जो बह के चला जाता है, उसको ट्यूबवेल के साथ में बोर रिचार्ज करा के हम पानी को जल भंडारण की क्षमता बढ़ाएं, गांव-गांव में बढ़ाएं। इस अभियान पे 2 तरह से काम करने की बात है कि जो हमारे राज्य के बाहर गए उस गांव के बासिंदे, जैसे गुजरात सूरत में व्यापार कर रहे हैं, उसमें हमारे रीवा के हैं, बीना के हैं, सागर के हैं, सतना के, ऐसे कई उद्योगपतियों से, कई सारे स्थानीय व्यापारियों से जो बाहर जाकर व्यापार कर रहे हैं, उनके अपने गांव से लगाव है, राज्य से लगाव। तो उन्होंने कहा कि हम अपने उस नेटिव प्लेस पे आकर, अपने उस पुराने गांव पे आकर के बाकी गांववासियों की मदद करना चाहते हैं। जो हम सूखे ट्यूबवेल पड़े बोरवेल हैं उस पे काम करेंगे? नहीं, वो उनका कहना है वाटर रिचार्ज के नए बोर खड़े करेंगे और वो पैसा लगाएंगे। तो ये पाटिल साहब ने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया। राजस्थान में भी वहाँ के लोग करने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भी करने वाले, तो हमने स्वागत किया। मैं खुद उसमें शामिल हुआ, अच्छी बात है। एक विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो कोरोना के दौरान बच्चे यतीम हो गए थे, जिनके माँ बाप नहीं बचे थे, तो सरकार ने उनको पेंशन की शुरुआत की थी। अब वो पेंशन कई महीनों से बच्चों को नहीं मिल रही है, क्या वस्तुस्थिति है? देखिए, आचार संहिता के बाद का भी कोई घटनाक्रम है, कोई फाइनेंस ने किसी बात को कहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि सबसे पहले हमारी सरकार ने शुरू किया था, और हम हर वो योजना जो पहले से चल रही, कोई योजना बंद नहीं करेंगे, हमने पहले ही कहा है। तो टेक्निकली कोई अड़चन नहीं होगी तो हल निकाल देंगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम केवल आर्थिक मदद न देते हुए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं। हम लोगों को उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए उनके पास के आय बने। कब तक हम अपनी इन व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे? शासन ये चाहता है कि हर व्यक्ति अपने स्वावलंबी तरीके से जीवन जिए, स्वरोजगार करे, अपने उद्योग करे, अपने काम धंधे करे, नौकरी करे। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। इसलिए हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, रीजनल इन्वेस्टर समिट, हर संभाग पे, और अभी 27 तारीख को हम सागर में करने वाले हैं। इसके बाद रीवा, फिर नर्मदापुरम, पुराने होशंगाबाद में, फिर शहडोल। ये दिसंबर तक का लगातार हमारा प्लान बना हुआ है। और एक तरफ इधर अपने प्रदेश के संभाग केंद्र पे हम अपना इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के ऐसे बड़ी बड़े कैपिटल जहाँ पर लोग उद्योगपति रहते हैं, जिनको भविष्य में अपने विस्तार करना है, तो उनको बुलाने जा रहे हैं। जैसे मैं पिछले महीने कलकत्ता, इसी महीने कलकत्ता गया था, उसके पहले बेंगलोर गया, बम्बई गया, अभी अगले महीने हैदराबाद जाने वाला हूँ, पूना जाने वाला हूँ, अहमदाबाद, सूरत जाने वाला हूँ। तो जहाँ जहाँ हमको निवेशक मिलने वाले हैं, उन सबको भी आमंत्रण दे रहे कि आप अपने वहाँ भी करिए और हमारे यहाँ भी करिए, व्यापार को बढ़ाइए। लेकिन पूर्व में देखा गया मोहन जी कि जो एमओयू हुए वो कई लाखों करोड़ के हुए, पहले की सरकारों में भी हुए, लेकिन ज़मीन पर वो एमओयू उतरे नहीं। ये कहा जाता है कि एफडीआई जब तक नहीं आएगा, विदेशी निवेश नहीं आएगा, तब तक इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं करेगी। तो क्या आपका प्लान ये भी है कि आगे आप देखिए, विदेशों में जाकर और फिर एफडीआई लेके दोनों काम करने वाले, विदेश वालों को भी बुलाएंगे, स्वदेश वालों को भी बुलाएंगे, अपने प्रदेश वालों को भी मौका देंगे, स्थानीय जिले जिले में जो काम कर रहे हैं उनको भी मौका देंगे। मेरी 4 श्रेणी है। जो ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं, चाहे एमएसएमई हो, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, स्वयं सहायता समूह हो, उनको अपने स्थान पे मदद करना एक, अपने प्रदेश में जो ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं उनको मदद करना, ताकि वो अपने काम का फैलाव करे, लोगों को रोजगार दे, हमारी दूसरी प्रायोरिटी। तीसरी प्रायोरिटी, हमारे देश के बाकी राज्यों में जो अच्छे उद्योगपति हैं वो मध्य प्रदेश में आए, अपना काम फैलाए, लोगों को रोजगार दें, उनका अपना प्रदेश की और देश की जीएसटी में वृद्धि करें। चौथा, वो जो देश के बाहर के भी लोग हैं, अगर वो आकर के हमारी जैसे सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, ऐसी कई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योग लगाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के रक्षा अनुसंधान के मामले में भी अगर कोई नवीन तकनीक लाते हैं तो हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। इसलिए मैं जर्मनी और इंग्लैंड भी जाने वाला हूँ नवंबर में। तो अपने राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर भी, राज्य और देश की सीमाओं के बाहर भी, और अपने जिलों और संभाग में सब दूर निवेश के लिए हमने सबका स्वागत करने का और इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं।
आइए हम सब मिलकर के प्रदेश की बेहतरी में, जनता की सुविधा के लिए और देश की प्रगति में मध्य प्रदेश का योगदान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चले। जी। केंद्र सरकार ने, हमने देखा कि कुछ राज्यों को खास तौर पर किसी एक खास सेक्टर के लिए चुना। जैसे डिफेंस कॉरिडोर जो यूपी का इलाका है बुंदेलखंड का, वो वहाँ पर बसाया जा रहा है। ऐसे अलग अलग कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। क्या मध्य प्रदेश की सरकार भी इस तरह से एफडीआई को आकर्षित करने के लिए, नए रोजगार लाने के लिए कुछ कॉरिडोर बनाने पर विचार कर रही है? दोनों तरह से कर रहे हैं बिल्कुल। हमने जैसे डिफेंस के सेक्टर पिछली बार जबलपुर में जब इन्वेस्टर समिट की है, तो हमने वहाँ के रक्षा संस्थान के साथ मिलकर के तोप बनाने का काम चालू करवाया है। 600 करोड़ का निवेश हुआ है। ऐसे जब हमारा ग्वालियर का ये पूरा बीहड़ का बेल्ट है, यहाँ पर भी हमने इसी प्रकार की बड़ी संभावना ढूंढी है और बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। इसी प्रकार से इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक दृष्टि से पीथमपुर इंदौर के पास का स्थान है, उसको उज्जैन तक आगे बढ़ा रहे हैं। इंदौर से मनमाड़ की नई रेल लाइन मुंबई के लिए निकलने वाली है, तो इंदौर से बम्बई का जो नया रास्ता खुलेगा, ये केवल इंदौर मुंबई का 18,500 करोड़ का रेल मार्ग नहीं है, ये ग्वालियर मुरैना से हमारे लिए मालवा जुड़ने वाला है। क्योंकि अभी अगर एयरपोर्ट पे जाना है तो हमारे पास दिल्ली पास में है, लेकिन बंदरगाह जाना है तो हमको वर्तमान में जाने के लिए, बंदरगाह के लिए पहले ग्वालियर से दिल्ली जाने के लिए, ग्वालियर से मुंबई जाने के लिए भोपाल, इटारसी लंबा ट्रैक करके खंडवा तक पहुंचना पड़ता है। अब सीधा ग्वालियर से गुना होते हुए उज्जैन से बम्बई चले जाएंगे तो लगभग 250 किलोमीटर बचेगा। और ये रेल मार्ग नया एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश का पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश का एकदम से बहुत ज़बरदस्त बदलाव लाने वाला है। नए रेल मार्गों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय को हर तरह से बढ़ा रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कार्गो लाएं, तो कार्गो के माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों पे भी फर्क पड़ेगा। अभी कार्गो का केवल दिल्ली में ही क्यों है, मध्य प्रदेश में संभावना है। सरकार सब तरह से काम कर रही है। जी। थोड़ा मेरे को हरियाणा निकलना है। बस मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, उसी से जुड़ा हुआ है। आप झारखंड भी गए, आपने जम्मू का भी दौरा किया, आप हरियाणा भी जा रहे हैं। और इस दौरान हरियाणा में जो किसान कानून के लेकर जो है, वो एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू होगी कि केंद्र सरकार इसको फिर से ला सकती है। आप प्रचार करने जा रहे हैं, कंगना रनौत ने कल ही इसी मुद्दे पे माफ़ी मांगी। क्या कभी केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकार किसान कानून जिनको वापस लिया फिर से पुनर्विचार कर सकती है? देखिए, किसानों के हित में जितने निर्णय माननीय मोदी जी ने किए हैं, आज तक किसी ने किए ही नहीं। मैंने आपको नदी जोड़ो कहा, अगर पानी खेतों में पहुंचेगा तो किसका भला होने वाला है? किसानों का भला होना। अगर नवकरणीय ऊर्जा की बात कह रहे हैं कि हमारे तो हर किसान को बिजली फ्री मिल जाए, ये सपना माननीय मोदी जी का है, हम इस पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये एमएसपी बढ़ाने की बात किसने की? माननीय मोदी जी ने की। किसान सम्मान निधि पहली बार, सीमा पे जवान, खेतों में किसान, दोनों के लिए बराबर निगाह, माननीय मोदी जी ने की। मोदी जी जितने किसान के हित के निर्णय कर रहे हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मोदी जी ने जो निर्णय किए हैं, भूतो न भविष्यति, हमारी सरकार भी वही काम कर रही है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे में अगर हरियाणा के लोगों को वस्तुस्थिति बताई जाएगी तो भाजपा के पक्ष में निर्णय आने वाले हैं। लेकिन ये भ्रम बार बार हो रहा है, ये के बयान से भी भ्रम हुआ कि फिर से आ जाएंगे कानून। मेरा ऐसा कहना है कि कांग्रेस का फैलाया मायाजाल है। कांग्रेस और उनके साथ वाले चाहते कि ये इनके इन प्रकार वो झूठी बात करके सरकार बना ले, राज्यों में सरकार बना ले। सारे प्रयास कर लिए उनने। 14 में राहुल गांधी क्या बोल रहे थे, 19 में क्या बोल रहे थे, अभी 24 में क्या बोल रहे थे। जनता ने 3-3 बार धूल चटाई इनको, इनके झूठ चलने वाले नहीं। आप हरियाणा में जा रहे हैं, वहाँ पर कुमारी शैलजा पर कांग्रेस के नेताओं ने टिप्पणी की, जातिगत टिप्पणी की, और उसके बाद वहाँ दलितों में एक ज़बरदस्त जो है रोष था। इसके बाद एक दलितों का सम्मेलन हुआ, उसमें कहा गया कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। अब कांग्रेस कह रही है ये तो बीजेपी स्पॉन्सर्ड था। कांग्रेस हमेशा दोमुही राजनीति करती है, पहले कहेगी और बाद में बच जाएगी, जनता सब जानती है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश में वितंडावाद को बढ़ावा दिया है और इसी तरह से कांग्रेस के ऐसे षड्यंत्र है। जब वो, आप बताइए आज तक क्यों आदिवासी बहन को राष्ट्रपति नहीं बनाया कांग्रेस ने? माफ़ी मांगे कांग्रेस। कांग्रेस आप बड़े भली बनती है ना। कांग्रेस ने मुस्लिमों में हमारे अब्दुल कलाम जी जब इतने बड़े उनका अपना योगदान था, उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों लड़ाया? कांग्रेस ना मुस्लिमों के पक्षधर है, ना आदिवासी की पक्षधर, ना अनुसूचित जाति की पक्षधर है, ना ओबीसी का आज तक कभी पीएम उनने बनाया।
कांग्रेस ने गिराया है। चरण सिंह जी पीएम थे, कांग्रेस के सिर पे वो पाप है जिनने ओबीसी के पीएम को गिराया है। अभी भी ओबीसी के पीएम को जो कांग्रेस परेशान कर रही है, ये कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। कुमारी शैलजा को आप क्या न्योता देंगे कि अब जब अपमान हो गया उनका तो बीजेपी की तरफ आ जाएं? मैं अपने राज्य की बात कर सकता हूँ, मैं इन सारी बातों के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस अपने इस कर्मों के कारण से कीमत चुका रही है और कांग्रेस की बातों को जनता जानती है, इसलिए कांग्रेस को वो चुनाव में मुंह की खिलाएगी और समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। शस्त्र पूजन से लेकर और शास्त्र पूजा तक उन्होंने सब कुछ गिनवाई और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो मध्य प्रदेश है वो न केवल रोजगार, शांति और भविष्य की तकनीक के लिए नए नए प्रयास कर रहा है, बल्कि वो ये भी कर रहा है कि कोई भी युवा राज्य से बाहर ना जाए, किसानों को पानी भी पर्याप्त मिलता रहे, वाटर रिचार्ज से लेकर कई मसलों पर उन्होंने बातचीत की। बने रहिए एनडीटीवी।